नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी पीएम मोदी को कांग्रेस अध्यक्ष के पत्र की, बिहार में बढ़ते क्राइम पर लालू यादव के तीखे हमले की, देखेंगे महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर क्या खुलासा आया सामने, पहलगाम हमले को लेकर ममता ने मोदी सरकार पर लगाए क्या आरोप, जानेंगे तिहाड़ से उमर खालिद की चिट्ठी को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। शर्मिष्ठा बनोली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले वजाहत खान की जमानत याचिका खारिज, 16 जून तक पुलिस रिमांड में भेजे गए। कोलकाता पुलिस ने वजाहत को किया था गिरफ्तार। दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष आतिशी को हिरासत में लिए जाने पर फूटा केजरीवाल का गुस्सा, कहा गरीबों के आशियाने उजाड़ रही बीजेपी सरकार, हम जनता के हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। मनरेगा योजना के बजट की लिमिट तय, पहले 6 महीने में 60% ही खर्च कर सकेगी सरकार, अब तक नहीं थी मनरेगा में कोई खर्च सीमा। मिला जुला रहा शेयर बाजार, 53 अंकों की गिरावट के साथ 82,391 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 1 अंक की बढ़त के साथ 25,104 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के बाद से विपक्ष ने मजबूत कमबैक किया है। संसद से लेकर सड़क तक लोगों के मुद्दे को उठा रहा है। इसी सिलसिले में अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसके जरिए खड़गे ने पीएम मोदी से बड़ी अपील की है। तो क्या कुछ है इस चिट्ठी में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने में जुटी है। सीबीआई, ईडी जैसी जांच एजेंसियां पहले से ही सरकार के कंट्रोल में है। चुनाव आयोग को लेकर भी विपक्ष का दावा है कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मैच फिक्सिंग चल रही है। और अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि सरकार जानबूझकर लोकसभा उपाध्यक्ष चुनाव नहीं करा रही है। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है, जिसमें डिप्टी स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की गई है। खड़गे ने कहा कि पहली से 16वीं लोकसभा तक हर सदन में एक डिप्टी स्पीकर रहा है। 1990 के बाद से 2014 तक विपक्षी दल के पास डिप्टी स्पीकर का पद रहा है। ये भारतीय लोकतंत्र की परंपरा रही है, लेकिन 2014 में सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दल को डिप्टी स्पीकर का पद देने की परंपरा को तोड़ा और फिर 2019 से इस पद को ही खाली छोड़ा रखा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि संविधान कहता है कि लोकसभा में स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का पद अगर खाली होता है तो जल्दी से जल्दी इसका चुनाव कराया जाना चाहिए। पारंपरिक रूप से डिप्टी स्पीकर का चुनाव तीसरे सत्र में होता है और इसकी तारीख स्पीकर तय करता है, लेकिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार पिछले 2 लोकसभा सत्रों में डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा है। खड़गे ने पत्र में लिखा कि 17वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ और ये चिंताजनक स्थिति अब 18वीं लोकसभा में भी जारी है। इसे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता है और ये संविधान के नियमों का उल्लंघन भी है। खड़गे ने अपील करते हुए कहा कि आप लोकसभा की सम्मानित परंपराओं और हमारे संसद के लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए बिना किसी और देरी के डिप्टी स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करें। बता दें, 1990 से लेकर 2014 तक, यानी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद हमेशा विपक्षी दल के नेता को मिलता रहा है। अब इस मामले में पीएम मोदी क्या रुख अपनाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। खड़गे ने लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का अब तक चुनाव नहीं होने को चिंताजनक बताया है, तो सवाल बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर भी उठ रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव की सक्रियता बढ़ गई है। लालू रैलियां तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन पार्टी नेताओं से मुलाकात और चुनाव की रणनीति को लेकर जरूर सक्रिय बने हुए हैं। नीतीश कुमार पर भी वो तीखे हमले कर रहे हैं और अब उन्होंने एक बार फिर नीतीश और बीजेपी पर तीखा हमला किया है। तो क्या कुछ कहा है लालू यादव ने, देखिए इस रिपोर्ट में। लालू यादव ने बिहार की एनडीए सरकार को पूरी तरह से फेल बताया है। कहा है कि जब से नीतीश कुमार सीएम बने हैं, बिहार का विनाश हो गया है। कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो गई है। शाम ढलते ही कब किसी पर भी हमला हो सकता है। बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लालू ने कहा, नीतीश बताएं कि शाम 5 बजे से पहले घर में घुसकर कितने ही लोगों की जान ली जा रही है। क्या नीतीश जानते हैं, पहचानते हैं, वे समझते हैं कि उनकी शासनकाल में आधिकारिक आंकड़ों में 65,000 लोगों की जान ली गई। 65,000 लोगों की जान ली गई। नीतीश बीजेपी ने विधि व्यवस्था का दम नहीं निकाला, बल्कि उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। बिहार में इतनी भ्रष्ट, लापरवाह और कामचोर पुलिस कभी भी नहीं रही। लालू ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि नीतीश कुमार आरजेडी के शासनकाल यानी लालू और राबड़ी राज की आलोचना करते रहे हैं,
नीतीश कुमार कहते थे कि लोग शाम 5 बजे के बाद अपने घरों से निकलने से डरते हैं। क्या ये सभी अपराध अब शाम 5 बजे के बाद हो रहे हैं? क्या वो हमें बता सकते हैं कि शाम 5 बजे से पहले दिन दहाड़े कितने लोगों की जान ली गई है? लालू ने 9 जून को पटना के आलमगंज इलाके की घटना का भी जिक्र किया, जहां एक ही परिवार के 3 सदस्यों को दिन दहाड़े गोली मार दी गई और बाद में 2 लोगों की अस्पताल में इलाज के दौरान जान चली गई। आरजेडी नेता ने कहा कि ऐसी घटनाएं राज्य में सार्वजनिक सुरक्षा की गंभीर स्थिति को दर्शाती हैं। बिहार में बढ़ते अपराध को बिहार पुलिस ने भी कबूल किया है। बिहार के एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने स्वीकार किया कि अपराध में वृद्धि हुई है। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार बिहार में 2024 में जान लेने के मामलों का हर महीने औसतन 232 दर्ज किए गए। 2025 के पहले 5 महीनों में थोड़ा बढ़कर 233 प्रति माह हो गया है। लालू ने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर नीतीश और बीजेपी को घेर लिया है, तो मुश्किलें योगी सरकार की भी बढ़ गई हैं। महाकुंभ में मची भगदड़ में कितने लोगों की जान गई, इस पर अब तक सवाल बने हुए हैं। सरकार पर सही संख्या छुपाने के आरोप लग रहे हैं और अब इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद प्रदेश की योगी सरकार से लेकर केंद्र की मोदी सरकार तक बुरी तरह से घिर गई है। तो क्या खुलासा आया सामने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाकुंभ में हुई भगदड़ मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार घिरती दिखाई दे रही है। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के कुंभ मेले में जानलेवा भगदड़ की 4 घटनाएं हुई। इस घटना में 37 नहीं बल्कि 82 लोगों की जान गई। बीबीसी ने यह भी दावा किया कि ये संख्या ज्यादा है, लेकिन उस रिपोर्ट में सिर्फ उन लोगों का जिक्र किया है जिन्होंने सबूत भी दिए हैं। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद से सियासत गर्मा गई है। विपक्ष एक बार फिर योगी सरकार से सवाल पूछने लगा है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक भगदड़ में 37 लोगों की जान गई थी और मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। लेकिन बीबीसी की पड़ताल में पता चला कि भगदड़ की घटनाओं में कम से कम 82 लोगों की जान चली गई थी। बीबीसी को ऐसे 26 परिवार मिले जिन्हें 5-5 लाख रुपए कैश के बंडल दिए गए, लेकिन मृतकों की गिनती में उनको शामिल नहीं किया गया। बीबीसी को इन परिवारों से ऐसे कई वीडियो और फोटो मिले जिनमें पुलिस टीमें 500 रुपए के नोटों का बंडल देते हुए दिखाई दे रही हैं। कई परिवारों ने बताया कि उनकी मर्जी के खिलाफ उनसे ऐसे कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए जिनमें अचानक तबीयत बिगड़ जाने के बाद जान जाने की बात पहले से ही लिखी हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि कुंभ मेले में 66 करोड़ लोग पहुंचे। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चला ये मेला करीब 4000 हेक्टेयर के इलाके में फैला हुआ था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर 50 से ज्यादा जिलों में की गई इस पड़ताल में बीबीसी ने 100 से ज्यादा ऐसे परिवारों से मुलाकात की जिनका कहना था कि उनके अपनों की जान कुंभ भगदड़ में गई थी। इनके अलावा बीबीसी को 19 और परिवार मिले जो 25 लाख का मुआवजा पाने वाले 36 परिवारों से अलग हैं। इन परिवारों को रहस्यमय तरीके से 5 लाख रुपए भी नहीं मिले हैं। अब इस रिपोर्ट के आते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, ये रिपोर्ट अंत नहीं, महाकुंभ में गई जानों और उनसे जुड़े पैसों के महासत्य की खोज का आरंभ है। सत्य जब उजागर होता है तो झूठ की परत दर परत खुलती है, जो स्वांग के हर चोंगे और मुखौटे को उतारती जाती है, पर्दे उठाती जाती है। झूठ का कोई भी सूचना प्रबंधन ऐसे सत्य को बाहर आने से नहीं रोक सकता। यानी साफ है कि योगी सरकार बहुत बुरी तरह फंस गई है। अब देखना होगा कि इस मामले में और क्या नई जानकारी सामने आती है। महाकुंभ भगदड़ पर हुए खुलासे ने बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, तो आरोप पहलगाम घटना को लेकर भी लग रहे हैं। एक तरफ बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर का ढोल पीट रही है, लेकिन पहलगाम हमले की जवाबदेही कौन लेगा, इस पर मोदी सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। और अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना के लिए पीएम मोदी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। तो क्या कुछ कहा ममता ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पहलगाम घटना को 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन अब तक इसके दोषियों को सजा नहीं मिली है। सजा तो दूर, वो पुलिस की गिरफ्त में भी नहीं आए हैं। ऐसे में पहले से ही मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहलगाम हमले को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने इस पूरी घटना के लिए पीएम मोदी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर सुरक्षा बलों की प्रशंसा के प्रस्ताव पर बोलते हुए सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि ये आतंकी हमला केंद्र की लापरवाही का नतीजा है। पहलगाम में आतंकी हमले वाली जगह पर सुरक्षाकर्मी मौजूद क्यों नहीं थे? बीजेपी की सरकार हमारे देश के लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही है, इसलिए उसे सत्ता से बाहर हो जाना चाहिए। बीजेपी हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी का भी राजनीतिकरण करने में जुटी हुई है। मुझे नहीं पता कि हमारी विदेश नीति में क्या खामी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की बजाय उसे IMF से लोन मिल रहा है।
ममता के बयान ने मोदी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष पहले से ही सवाल कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेने तो बीजेपी आगे आ रही है, लेकिन इस हमले की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस पर क्यों सरकार चुप है? ऐसे में अब ममता ने इस घटना के लिए ही मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। आप जानते हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकियों के हमले में 26 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। ममता के बयान ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस घटना के 1.5 महीने बाद भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। अब तक आतंकी आजाद घूम रहे हैं, लेकिन जो लोग बिना ट्रायल के जेल में हैं, उन्हें आजादी नसीब नहीं हो रही। उनकी जमानत की याचिकाएं लगातार खारिज हो रही हैं। इसे लेकर अब पूर्व जेएनयू छात्र नेता उमर खालिद ने तिहाड़ जेल से चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने अपना ही नहीं, ऐसे तमाम कैदियों का दर्द बयां किया है। तो क्या कुछ लिखा है इस चिट्ठी में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तिहाड़ जेल में 1700 से ज्यादा दिनों से बंद पूर्व जेएनयू छात्र नेता और इतिहास के पीएचडी स्कॉलर उमर खालिद की 5वीं चिट्ठी सामने आई है। 2020 में दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा के कथित षड्यंत्र के आरोप में यूएपीए के तहत गिरफ्तार खालिद बिना ट्रायल और जमानत के जेल में है। चिट्ठी में खालिद ने रूसी लेखक फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की किताब द हाउस ऑफ द डेड का जिक्र किया, जो 19वीं सदी की रूसी जेलों पर आधारित है। वो लिखते हैं, 150 साल बाद भी कैद का अनुभव ज्यादा नहीं बदला। जेल को जिंदा कब्रिस्तान बताते हुए खालिद आगे लिखते हैं कि जेल में समय अलग ढंग से चलता है, जहां हर दिन उम्मीद और निराशा का संतुलन बनाना पड़ता है। खालिद ने कहा कि जेल में समय को छोटे छोटे हिस्सों में देखा जाता है। जुलाई 2021 से चल रही उनकी जमानत की सुनवाई हर बार नई तारीख देती है, जो उम्मीद बनाए रखने का जरिया है। वो लिखते हैं कि जेल में धैर्य सीखने का काफी समय मिलता है, लेकिन बाहर की दुनिया में ये धैर्य शायद खत्म हो जाए। पिछले साल 7 दिन की अंतरिम जमानत के बाद जेल लौटना उनके लिए मुश्किल था। दोस्तोयेव्स्की के हवाले से खालिद लिखते हैं कि लंबे समय से बंद कैदी भागने की बजाय अदालत के फैसलों पर भरोसा करते हैं। खालिद की चिट्ठी में 5 साल की कैद का दर्द झलकता है। खालिद कहते हैं कि ये समय किसी के लिए पीएचडी, शादी या बच्चे पैदा करने के लिए काफी है, लेकिन उनके लिए ये जेल की दीवारों में रुका हुआ है। ये चिट्ठी सिर्फ खालिद की कहानी नहीं, बल्कि उन तमाम कैदियों की आवाज है जो यूएपीए जैसे कठोर कानूनों और बिना ट्रायल लंबी कैद को झेल रहे हैं। उमर खालिद की ये चिट्ठी उन कैदियों के दर्द को बयां करती है जो बिना ट्रायल और जमानत के जेल में है। ऐसे में ये चिट्ठी चर्चा में बनी हुई है। तो सुर्खियों में राजा रघुवंशी का मामला भी है। इंदौर की सोनम रघुवंशी को अपने पति की जान लेने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है और अब मेघालय पुलिस यूपी के गाजीपुर से सोनम को अपने साथ गुवाहाटी, शिलोंग ले जा रही है। इस बीच पुलिस ने सोनम से कई बड़े सवाल किए, जिसके बाद ऑपरेशन हनीमून के तहत बड़ा खुलासा हुआ है। तो क्या खुलासा हुआ इस मामले में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। इंदौर के राजा रघुवंशी मामले में सभी को न्याय का इंतजार है। सब इस मामले की सच्चाई जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में सोनम ने ही अपनी पति की जान ली और अब ऑपरेशन हनीमून के तहत बड़ा खुलासा हुआ है। मेघालय पुलिस ने मामले को ऑपरेशन हनीमून नाम देकर सुलझाया है। पत्नी सोनम और प्रेमी राज कुशवाहा समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस वारदात की मास्टरमाइंड सोनम से पूछताछ की जा रही है। मेघालय पुलिस ने सोनम से राजा के साथ हनीमून, प्रेमी राज कुशवाहा से जुड़े तीखे सवाल किए, जिसका जवाब देते वक्त वो असहज हो रही थी। पुलिस ने सोनम से पूछा कि आपने और राजा ने मेघालय का हनीमून कब प्लान किया था? वापसी की टिकट क्यों नहीं बुक की गई थी? क्या आप राजा रघुवंशी के साथ शादी करके खुश नहीं थी? क्या राज कुशवाहा को आप पहले से जानती थी? अगर राज कातिल है तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? आखिर राजा की जान लेने का प्लान क्यों बनाया? गिरफ्तारी के बाद सोनम को शिलांग ले जाया जा रहा है। इस बीच सोनम ने पूरे रास्ते कोई बातचीत नहीं की। पूछे जाने पे सिर्फ इतना कहती रही कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जब उसे खाने को कहा गया तो उसने साफ मना कर दिया। बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं खाया। सोनम ने कहा कि उसे तेज सिर दर्द है और वो सो नहीं पा रही। पुलिस ने जब उससे बात करने की कोशिश की तो उसने पूरी तरह चुप्पी साध ली। पूरे मामले में अब मेघालय पुलिस सोनम से पूछताछ करने वाली है, ताकि ये साफ हो सके कि साजिश की असली शुरुआत कहां से हुई, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। राजा रघुवंशी के मामले को लेकर लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, तो चिंता इंटरनेट और एआई को लेकर भी जताई जा रही है। सीजीआई जस्टिस बीआर गवई ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बोलते हुए इंटरनेट को समाज में खाई पैदा करने के लिए जिम्मेदार बताया, तो वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर भी अपनी बात रखी। तो और क्या कुछ कहा है सीजीआई ने और क्यों टेक्नोलॉजी को लेकर उन्होंने जताई है चिंता, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सीजीआई बीआर गवई ने चिंता जताई है कि इंटरनेट आज समाज को बांटने का काम कर रहा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में न्याय तक पहुंच को बेहतर बनाने में टेक्नोलॉजी की भूमिका, इस टॉपिक पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इंटरनेट, जिसे हम कनेक्टिविटी का प्रतीक मानते हैं, वो अब सामाजिक भेदभाव का नया हथियार बन गया है।
जस्टिस गवई ने बताया कि इंटरनेट, डिजिटल डिवाइस और डिजिटल साक्षरता तक सबकी पहुंच बराबर नहीं है। इससे गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदाय और पीछे छूट सकते हैं, जो पहले से ही न्याय पाने में कई रुकावटों का सामना करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि टेक्नोलॉजी को इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि वो सभी के लिए सुलभ हो और समाज में समावेशन को बढ़ाए। सीजीआई ने यह भी कहा कि डिजिटल टूल्स को जजों के तर्क और फैसले लेने की प्रक्रिया में मदद करनी चाहिए, न कि उनकी जगह लेनी चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने साफ किया कि टेक्नोलॉजी को न्यायिक कामों को और बेहतर करना चाहिए, न कि जजों के व्यक्तिगत आकलन को पूरी तरह से ही बदल देना चाहिए। उन्होंने अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के इस्तेमाल के लिए साफ नियम और नीतियां बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। जस्टिस गवई का मानना है कि अगर टेक्नोलॉजी को सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो ये न्याय प्रक्रिया को और पारदर्शी और आसान बना सकती है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। आत्मनिर्भर भारत में लड़की ने खुद ही शादी की, खुद ही हनीमून का जगह जो है उसको उसने तय किया और खुद ने ही प्लान बनाया कि किस तरह से अपने पति को ठिकाने लगाना है। अब इतना सब होने के बाद में फिर क्या था, मीडिया पे एक नई लवेली दुल्हन जैसी खबर मिल गई, जिसको वो रोज रोज तरह तरह से कई एंगलों से दिखा रहा है। हमारे मीडिया ने दिखाया कि भाई सोनम क्या कर रही थी, सोनम कहाँ गई थी, किस तरह से किससे मिली, सोनम ने क्या खाया, क्या पिया, वगैरह वगैरह। ये सब रोज रोज मीडिया में हमको दिखाया जा रहा है। हालांकि खबर तो पहले से ही सरकार समर्थक मीडिया से नदारद ही रही है। अब उनको एक बहाना और मिल गया है, कम से कम इस बहाने वो एक आध महीने तो और निकाल लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।